प्यारे बच्चों, भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से भी है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाओं का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से है। यह प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु के साथ अंतःपृष्ठ विकसित करता है और भूगोल की विभिन्न शाखाओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए भूविज्ञान भूआकृति भूगोल, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल, मौसम विज्ञान जलवायु भूगोल के रूप में विकसित हुए हैं। इसी प्रकार गणित व खगोलीय विज्ञान का विकास गणित व खगोलीय भूगोल के रूप में हुआ है, जिसमें हम अक्षांश, देशांतर तथा मानचित्र से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार भूगोल प्रकृति के विभिन्न तत्व जैसे जलवायु के विभिन्न तत्व, तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार वायुमंडल से संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे वायुमंडल की परतें, जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे महासागरीय तली की संरचना आदि भी भूगोल का भाग हैं। प्यारे बच्चों, भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञानों से भी है। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से उनकी विषय वस्तु ग्रहण करता है, उनसे अंतरापृष्ठ विकसित करता है और मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए दर्शन शास्त्र का विकास भौगोलिक चिंतन के इतिहास के रूप में हुआ है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान का विकास राजनीतिक भूगोल के रूप में, अर्थशास्त्र का विकास आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है जो सामाजिक विषयों की विषय वस्तु की व्याख्या भौगोलिक संदर्भ में करता है। प्यारे बच्चों, भूगोल के दो उपागम हैं। अब हम भूगोल के उपागमों का अध्ययन करेंगे। उपागम का अर्थ है किसी भी विषय को पढ़ने की पद्धति। भूगोल में मुख्य रूप से दो उपागम विकसित हुए। एक को हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं और दूसरे को प्रादेशिक उपागम कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया। यह उपागम किसी एक भौगोलिक तत्व के आधार पर क्षेत्र के अध्ययन पर जोर देता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी देश या राज्य की जलवायु का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस प्रकार का अध्ययन क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस अध्ययन में हम जलवायु के अन्य तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, वायु की दिशा तथा तीव्रता आदि सभी तत्वों को शामिल करते हैं। यदि हम भारत की जलवायु और उससे संबंधित तत्वों का भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो यह क्रमबद्ध उपागम का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, प्रादेशिक उपागम दूसरा उपागम है। इसका प्रतिपादन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। यह उपागम किसी क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी राज्य जैसे राजस्थान का भौगोलिक अध्ययन करना चाहते हैं तो प्रादेशिक उपागम अगर हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत हमें वहाँ की स्थिति, जलवायु, वितरण, प्राकृतिक वनस्पति, भू आकृति आदि सभी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। प्यारे बच्चों, अब हम भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। हम भूगोल की शाखाओं को क्रमबद्ध उपागम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। एक तीसरी जो शाखा है वो इन दोनों के अंतर्संबंध से उत्पन्न होती है, जिसे हम जीव भूगोल के नाम से जानते हैं। भौतिक भूगोल की शाखाएं। भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान तथा मृदा विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम धरातल पर पाए जाने वाले भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि की उत्पत्ति तथा इस प्रक्रिया में अंतर्निहित कारकों की व्याख्या करते हैं, अर्थात उन शक्तियों को जानने का प्रयास करते हैं जिनसे इन भौतिक लक्षणों की उत्पत्ति हुई है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम की प्रक्रियाओं तथा जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार की जलवायु पाए जाने के कारणों की भी व्याख्या की जाती है। जल विज्ञान के अंतर्गत
समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जल क्षेत्रों की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मानव जीवन पर इनके प्रभाव की भी व्याख्या की जाती है। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, उनकी परतें, उनका वितरण तथा प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारे धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल की 5 शाखाएं हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में समाज द्वारा निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह सांस्कृतिक तत्व गतिशील होते हैं जो तकनीकी के साथ बदलते रहते हैं, साथ ही किसी स्थान की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। इसकी दूसरी शाखा है जनसंख्या तथा अधिवास भूगोल। यह क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु संरचना आदि का अध्ययन करता है। साथ ही उन तत्वों की भी पहचान करता है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, समतल मैदानों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा जलवायु अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले निवास स्थान की प्रकृति का भी अध्ययन करता है। प्यारे बच्चों, तीसरी प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन सेवाओं आदि की प्रकृति और उनके लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, देश की समतल भूमि आर्थिक क्रिया को प्रोत्साहित करती है। साथ ही पठारी क्षेत्र औद्योगिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार किसी देश की भू आकृति परिवहन जाल का निर्धारण करती है। इसकी चौथी शाखा है ऐतिहासिक भूगोल। किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसके इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, द्वीपीय देश, जो द्वीप के देश होते हैं, समुद्री सीमाओं के कारण बाहरी आक्रमणों से सदैव सुरक्षित रहे हैं। नदियों द्वारा निर्मित समतल उपजाऊ मैदानों में संघर्षों का इतिहास रहा है। आज भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर अधिकार से उपजे संघर्ष ने कई देशों के इतिहास तथा उनकी राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसकी 5वीं महत्वपूर्ण शाखा है राजनीतिक भूगोल। यह मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी देश की भौगोलिक विशेषता उसकी सामरिक स्थिति, उसकी सीमाओं की स्थिति, आंतरिक शांति तथा स्थिरता पर प्रभाव डालती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण भारत के उत्तर में स्थित महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं, जो मध्य एशिया की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय से इन पर अधिकार को लेकर संघर्ष होते रहे हैं। गलवान घाटी इसका ताजा उदाहरण है। प्यारे बच्चों, अब हम जीव भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल के अंतर्पृष्ठ से भूगोल की एक तीसरी महत्वपूर्ण शाखा का उदय होता है और इसे हम जीव भूगोल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख शाखाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये शाखाएं हैं जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान तथा पर्यावरण भूगोल। जीव भूगोल, जीव भूगोल के अंतर्गत जीवों और उनकी प्रजातियों तथा उनके निवास स्थान का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति भूगोल, इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण तथा उनके प्रकार तथा जलवायु से उनके अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रजातियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध तथा पारिस्थितिकी के और तत्व जैसे संरचना, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला आदि का अध्ययन करते हैं।